गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आपका वीडियो लेक्चर आज फर्स्ट है और आपका टॉपिक दे रखा है कोशिका संरचना एवं आकार। बेसिकली आप जानते हैं कोशिका क्या होती है, किस प्रकार से इसकी भूमिका रहती है, तो काफ़ी चीज़ों को अपन इसमें विस्तार से स्टडी करते हैं। जनरली अपन बात करते हैं कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका किसमें पाई जाती है? सजीव में। अब आप जानते हैं 7वीं क्लास में आपने स्टडी भी किया था सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव में किस प्रकार से आइडेंटिफाई अंतर अपन कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को आप कंसिडर भी करते हैं। परंतु उसी पूर्व ज्ञान पे मैं एक बात क्या करवाता हूँ, उदाहरण कार्य करवाते हैं। जैसे बात की जा रही एक पंखा है, तो पंखा क्या सजीव है निर्जीव? मान लो गति तो कर रहा है, परंतु इसको अपन क्या सजीव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? सजीव और निर्जीव में काफी अंतर होते हैं, कई प्रकार के डिफरेंस होते हैं, उनकी वजह से सजीव और निर्जीव को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। जैसे व्हीकल जितने भी दौड़ रहे हैं वो साथ सारे क्या सजीव हो सकते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो साथ सारे क्या निर्जीव है, उनमें जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती। देखिए बेसिकली अपन बात करते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर। आपको सजीव और निर्जीव में अंतर की बात करें, वैसे शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं और फिर बाद में अपना टॉपिक पे धीरे धीरे जा रहे हैं कि देखो सजीव और निर्जीव में अंतर आपको पूछे तो सजीव और निर्जीव में अंतर क्या क्या हो जाएंगे। तो अपन कहते हैं सजीव श्वसन क्रिया करता है जबकि निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करता है। सजीव भोजन करता है, निर्जीव भोजन नहीं करता है। सजीव गति करता है, निर्जीव गति नहीं करता है। तो काफी ऐसे कई प्रकार के सजीव में जनन प्रक्रिया संपन्न होती है, निर्जीव में नहीं होती। तो काफी ऐसे प्रोसेस अपन देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली अपन कह सकते हैं सजीवों में जैविक क्रिया संपन्न होती है जबकि निर्जीवों में जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती। सजीवों में वृद्धि एवं विकास होता है जबकि निर्जीवों में वृद्धि एवं विकास नहीं होता। देखिए बेसिकली सजीव के अंतर्गत रखे जाते हैं। सजीव के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? सजीव डायरेक्ट पहले परिभाषा बता देता हूं और उसके बाद में अपने उदाहरण बता देंगे। सजीव वे सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे जिसमें जैविक क्रिया संपन्न होती है जैसे कौन कौन सी जैविक क्रिया की बात करें, जैविक क्रिया के रूप में आप बात करें तो कौन कौन सी? जैसे भोजन करना, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, संवेदना, जनन, ये सारी क्रिया जितने भी सजीव होते हैं उनमें देखने को आपको मिलेगी। भोजन, सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए भोजन सजीवों के लिए नेसेसरी बताया गया है। भोजन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, भोजन स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, परंतु भोजन को उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है और उसके बाद में परिवहन, मतलब जो पदार्थ उसने खा रखा है या उसमें निर्मित होने वाले पूरे पदार्थ में पूरे बॉडी में क्या होता है? सप्लाई होता है। जैसे मनुष्य में रक्त एक परिवहन का कार्य करता है, पौधों में जाइलम तथा फैलम उत्तक होते हैं, वो पूरे बॉडी में परिवहन तंत्र का कार्य करते हैं। तो अलग अलग प्रकार आगे देखते हैं संवेदना, किसी भी प्रकार से आप
संवेदना भी उत्पन्न होती। मान लो आपको कोई कील सूख जाती तो आप तुरंत पेड़ हटा लेते हैं, परंतु इस पत्थर में आप कील डालोगे तो पत्थर के अपने स्थान बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। और उसमें जनन क्रिया संपन्न होती है, जनन प्रोसेस के रूप में अपने समान नई संतति को पैदा करने की उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाए जाते हैं ऐसे, और वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये साथ साथ क्या होते हैं? गमन पाया जाता है इनमें। गमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसलेशन होते रहते हैं। ऐसा नहीं अपने स्थान पे आज बड़े एक स्थान पर बैठे तो सजीव नहीं, सजीव स्थान बदलते रहते हैं समय के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिवेश जैसा होगा उसके अनुसार वो क्या करते हैं? गमन कर सकते हैं। परंतु निर्जीव की बात करें, निर्जीव में साथ साथ प्रोसेस क्या होगा? अनुपस्थित। निर्जीव इनमें जैविक क्रिया अनुपस्थित होती है। जैविक क्रिया नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। जैविक क्रिया नहीं होती है, साथ साथ भोजन नहीं करते, श्वसन नहीं करते, तो साथ साथ प्रोसेस देखते हैं वो इसमें नहीं होते। जैसे आप पत्थर को भोजन खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते, तो पत्थर क्या एक निर्जीव है, श्वसन अपने आप पत्थर क्या ऑक्सीजन देता है, कुछ भी ऐसा प्रोसेस में नहीं होता है। तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर आप बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें सजीवों की, तो सजीवों के एग्जाम्पल में आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु साथ साथ आ रहे हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो साथ साथ इसके इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि निर्जीव के अंतर्गत जल, वायु, प्रकाश, पत्थर, जो भी आपको दिख रहे हैं, पहाड़, मृदा, ये साथ साथ क्या हो जाएगा? आपके अजैविक घटक, या जिसको अपन बोलेंगे निर्जीव। कुर्सी, टेबल, पंखा, जितने भी उदाहरण जो होते हैं आपके क्या है? कम है। ये साथ साथ क्या है? आपके निर्जीव, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। ये साथ साथ क्या है? अजैविक घटक के उदाहरण बताएं। ये सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दिमाग बात रहेगी। अब अपन बात करेंगे सजीव होते हैं तो उनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से शुरुआत होती है। जितने भी प्रकार के सजीव की बात करें उसकी आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या बताएगी? कोशिका। जितने भी प्रकार के सजीव हैं उनके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में किसको जाना जाता है? कोशिका को। एक कोशिका से सजीवों की उत्पत्ति होती और धीरे धीरे जाके बहुकोशिकीय या भिन्न कोशिकीय सजीवों का निर्माण होता रहता है। आगे हम देखते हैं कोशिका की खोज का कार्य किया था रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम किसमें खोजी? मध्य कोशिका के रूप में पादप और झिल्ली में देखा गया, और फिर बाद में अलग अलग प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार से कोशिका में क्या भिन्नता देखने को मिलती है, काफी चीजों को अपने स्टडी यहाँ पे करेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए जा रहे हैं, वो आप याद रखना। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव होंगे उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बताएगी? कोशिका। और कोशिका के बिना अपन सजीव की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। उसमें कोशिका होगी और कोशिका अनुकूल परिवेश के अकॉर्डिंग साथ साथ पूरी बॉडी का निर्माण करना, कार्य करना साथ साथ कोशिका के अंतर्गत संपन्न होते हैं, और कोशिका के बिना अपन सजीव की कल्पना नहीं कर सकते। तो कोशिका को क्या बताएगा? सजीव की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई बताएगी। कोशिका की खोज का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? 1605 ईस्वी में मृत पादप में
कोशिका की खोज की। प्याज की झिल्ली की कोख या मर्द प्याज की झिल्ली, तो कुल मिला के मर्द और झिल्ली की खोज की। और इसकी संरचना देखें तो इसकी स्ट्रक्चर उसको देखने को मिली थी मधुमक्खी के सतह। कोशिका की संरचना उसने कैसे देखी थी? संरचना थी वो थी मधुमक्खी के सतह में। मधुमक्खी का शब्द कैसा होता है? उसके आकार की थी। तो आप देखते हैं मधुमक्खी का शब्द कैसा होता है? ऐसे आगे से आगे पार्टीशन क्या होते रहते हैं? जुड़ते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबका पूरा पूरा एक प्रत्येक ये ब्लॉक होता है, प्रत्येक पार्टीशन होता है, उसको उसमें क्या होता है? कोशिका होती है। प्रत्येक पार्टीशन क्या होता है? उसमें कोशिका होता है, पता रखिए। ये ऐसी संस्था देखने को मिली कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। वो पादप और झिल्ली से उसने देखा था कि पादप कोशिका इस प्रकार से होती है और कोशिका की संरचना मधुमक्खी के सत्तानुमा देखने को मिली थी। फिर आगे देखते हैं कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बताएगी। जैसे किसी इमारत को आपको निर्माण करना है, किसी मान लो भवन का निर्माण करना है, तो भवन का निर्माण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आधारभूत इकाई क्या होती है? ईंट होती है। क्या होती है? भवन की आधारभूत इकाई बताएगी एक एक ईंटों को मिलाकर आप बड़े भवन का निर्माण करते हैं। वैसे वैसे अपने शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें से एक भी कोशिका को आप डैमेज कर लेते हो तो आपके शरीर की कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे वैसे मान लो इसमें से अपने दो ईंटों को हटा दें तो फिर भवन क्या रह सकता है? स्टेबल नहीं रहेगा, गिरने के चांसेस रह सकते हैं। तो वैसे वैसे देखते हैं बेसिक नॉर्मल से जो आपके नॉर्मल बिंदु रहते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो दिमाग में रखना कि कोशिका की खोज करने का कार्य सर्वप्रथम किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने किया। उन्होंने मर्द पादप झिल्ली से में कोशिका की खोज की थी और कोशिका की संरचना मधुमक्खी के सत्तानुमा देखने को मिलती है। कोशिका जैसे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, उसकी उतना ही इंपॉर्टेंस या महत्व होता है जैसे किसी इमारत के निर्माण में ईंट की भूमिका होती है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं आकार सभी में क्या होता है? भिन्न भिन्न। जितने भी अपन देखते हैं ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की सृष्टि में विभिन्न प्रकार जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। क्या सभी में सभी प्रकार की समानता देखने को मिलती? नहीं, विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है। आवास के आधार पर, खान पान के आधार पर, कई प्रकार की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनमें क्या देखने को मिलती है? भिन्नता देखने को मिलती है। और उसी भिन्नता की वजह से उसमें कोशिका की संरचना वर्चना आकार तो कई प्रकार से उसमें बनावट में क्या आती है? भिन्नता उत्पन्न होती है। अपन देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। एक तो एक कोशिके और एक बहुकोशिके। ऐसे सजीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है उसको अपन बोलते हैं एक कोशिकीय सजीव, और जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय सजीव। तो अपन बेसिकली बात करते हैं अपना मनुष्य शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है। मनुष्य शरीर में कई अरब कोशिका देखने को मिलती है, छोटी छोटी कोशिका, और वो कोशिका अलग अलग कार्य मेंटेन करती है। तो देखिए जो मैटर आपके सामने पहले रिप्रेजेंट कर रखा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन आगे मैटर को बढ़ा रहे हैं और आप देखोगे हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं जैसे आपको मैंने लैंग्वेज के रूप में बताया था कि भवन निर्माण में ईंट की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। भवन निर्माण में ईंट एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही सजीव के निर्माण में कोशिका जितने किसी मंजिल निर्माण में ईंट की भूमिका होती है वैसे वैसे मानव शरीर के निर्माण में या किसी भी शरीर सजीव की कल्पना करने में कोशिका की विशेष भूमिका होती है। सजीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। शायद कोई भी सजीव हो उसकी शुरुआती बैच एक कोशिका से होती है
परंतु बार बार विभाजन होने से विभिन्न संरचना बनती रहती है और अलग अलग प्रकार के शरीर का निर्माण होता है। जैसे मुर्गी का अंडा होता है वो एक कोशिकीय उदाहरण बताया गया है, और फिर बाद में मुर्गी से सूजन निकलता है और मुर्गा बनता है, पूरा प्रोसेस वो फिर बाद में बहुकोशिकीय में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। परंतु मुर्गी का अंडा क्या बताया गया है, एक कोशिकीय होता है। सजीवों में कोशिका की संख्या कृत्रिम आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। जनरली अपन देखते हैं भिन्न भिन्न पृथ्वी पर हजारों प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और उनमें सभी में कई प्रकार की भिन्नता होती है। इसमें अपन देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो एक कोशिकीय जैसे अमीबा और पैरामीशियम, दोनों का ऊपर डायग्राम दे रखा है। अमीबा अनियमित आकार की कोशिका में एग्जिस्ट करता है और पैरामीशियम एक जूते नुमा संरचना में एग्जिस्ट करता है। और बहुकोशिकीय में ऐसे सजीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे मनुष्य, हाथी, जितने भी आपको उदाहरण याद आए इतने कम, जिसको आप डायरेक्ट आंखों से देख सकते हो, सारे इस कैटेगरी के जीव होते हैं। मनुष्य शरीर में देखें तो लाखों करोड़ों कोशिका पाई जाती है, 1 अरब से आसपास कोशिका होती है। अब आपको पता होगा कि 1 अरब बराबर क्या होता है, 100 करोड़, 100 अरब, 1 अरब बराबर 100 अरब, 1 अरब बराबर 100 करोड़ और 1 करोड़ बराबर 100 लाख और 1 लाख बराबर 1000, 100,000 के आसपास ये संख्या देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल प्रोसेस भी आपके दिमाग में होगा किस प्रकार से 1 अरब में कितने जीरो लगते हैं, 1 करोड़ में कितने लगते हैं, 1 खरब में कितने जीरो लगते हैं, तो इनके बारे में बेसिकली नॉलेज आपको होगा। तो इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में बांट रखा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसे सजीव जिनकी कोशिका का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है उनको एक कोशिकीय बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय ऐसे सजीव जिनकी कोशिका का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। तो ये था आपका टॉपिक। पूरे पाठ को व्यवस्थित रूप से पढ़ें, समझें, जितना मैटर आपको ऑब्टेन करवाए जा रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए व्यवस्थित रूप से समझें, ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट आपके नहीं रहे। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।